अरे बच्चों, आज हम लोग फिर हाजिर हैं। नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर चल रहा है सत्ता की साझेदारी। इस पर पीछे 3 वीडियो बन चुका है, अब उसके आगे बनने वाला है। हमने बात की थी पिछले वीडियो में युक्तिपरक कारक और नैतिक कारक जो भारत शासन सत्ता के संदर्भ में थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो बात होगी सत्ता की साझेदारी के रूप। अब इसकी साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं इसकी बात हम करेंगे। अब देखिए, लोकतांत्रिक के व्यवस्था से पहले ऐसी मान्यता थी कि शासन की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह में होनी चाहिए, यानी संप्रभुता जो है वह एक व्यक्ति या समूह में होनी चाहिए। सत्ता का विभाजन या बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सत्ता के विभाजन कर देने से जो सर्वोच्च निर्णय है, जो महत्वपूर्ण निर्णय है, वे नहीं लिए जा सकते। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ऐसी मान्यता को मानने से इनकार कर दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो है शासन और सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की है, ताकि यह व्यवस्था सभी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप चले। तो इसी पर हमें आज चर्चा करनी है कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। ठीक है। अब आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के रूप की बात करें तो इनके अनेक रूप हैं, जिसको हम क्रमशः देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका रूप है ये है शासन के तीनों अंगों में सत्ता का विभाजन। शासन के तीनों अंगों में सत्ता का विभाजन। अब आप सोचेंगे कि शासन के 3 अंग कौन है ना? तो शासन के 3 अंग आपको बता देते हैं कौन है। अब देख लीजिए, देखिए, ये एक व्यवस्थापिका, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये शासन के 3 अंग हैं ये आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। और इन तीनों अंगों में सत्ता का विभाजन किस तरीके से किया जाता है इसकी बात हम करने वाले हैं। तो इन तीनों अंगों में सत्ता का जो विभाजन होता है इस तरीके से होता है कि ये तीनों अंग शासन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित कर लें, यानी एक दूसरे पर ये लोग नियंत्रण स्थापित करें और शासन की संतुलन बनी रहे। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संविधान ने इन तीनों के कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र बांट दिए हैं और इन तीनों के कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में किसी दूसरे का हस्तक्षेप न हो। तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, जो हमारे भारत के संविधान में भी मौजूद है। और ऐसी व्यवस्था को हमने अमेरिका की संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसे कहते हैं। अब ये तीनों शासन को कैसे संतुलित करते हैं एक दूसरे पर नियंत्रण करके, इसके बारे में चर्चा कर लें। अब भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो ये कार्यपालिका जो है ये मंत्रिपरिषद, जिसमें मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री ये शामिल होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? जो
द्वारा निर्मित कानून है, उन निर्मित कानूनों के आधार पर शासन का संचालन करना। यानी कार्यपालिका जो है कार्य का काम करता है, जो विधि बताती है उसी के अनुरूप ये कार्यों का संचालन करता है। व्यवस्थापिका अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये कानून निर्माण का कार्य करता है, कानून निर्माण का कार्य करता है। और भारत में यह काम संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है। न्यायपालिका की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब सिंपली इन तीनों के कार्य क्या क्या हैं इसके बारे में चर्चा कर लें, ताकि आपको जो नियंत्रण का कार्य है समझ में आ जाए। व्यवस्थापिका यानी संसद का गठन करने के लिए आम चुनाव होता है, ठीक है ना। 545 सदस्य लोकसभा में चुन करके जाते हैं, राज्यसभा में भी 250 सदस्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते हैं। तो ये जो संसद है ये कानून का निर्माण करती है, ठीक है ना। और इन्हीं कानूनों को क्रियान्वित कौन करता है? कार्यपालिका। ये कानून निर्माण करती है और इन कानून को क्रियान्वित कार्यपालिका करती है। और कानून संविधान के अनुरूप बना है या नहीं बना है इसकी समीक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। ठीक है। और कार्यपालिका अपने कार्यों का संविधान के अनुरूप सही तरीके से निर्वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका, है ना। मजेदार बात। अब देख ले, कानून का निर्माण संसद करता है, इसको क्रियान्वित कार्यपालिका करता है, और न्यायपालिका इनके कानून की जांच करता है कि संविधान के अनुरूप सही है या नहीं है, और कार्यपालिका के कार्यों का निर्वहन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात की भी जांच करता है न्यायपालिका। भारतीय संदर्भ में कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वह व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, यानी संसद के भी सदस्य होते हैं। एक तरफ कार्यपालिका के सदस्य हैं, दूसरी तरफ व्यवस्थापिका के सदस्य हैं। इसीलिए कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका अगर कोई भी एक कार्य करती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। यदि किसी मंत्री या किसी विभाग ने कोई गलत काम किया तो उसकी पूरी जवाबदेही पूरी मंत्रिपरिषद को देनी पड़ती है लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य लोकसभा कर रही है ना। दूसरी तरफ देखा कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। यदि कार्यपालिका अपना विश्वास यहां से खो दे तो ऐसी स्थिति में इनकी कार्यपालिका शक्ति खत्म हो सकती है, ठीक है ना, और सरकार गिर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तीसरी चीज देख लें, ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी गठन इस कार्यपालिका शक्ति के द्वारा होती है। यानी कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बच्चों, नियुक्ति तो कर दी जाती है, लेकिन इन न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय या कार्यपालिका को नहीं है, बल्कि इनको हटाने का अधिकार कहाँ है? व्यवस्थापिका में है। और वो भी अधिकार महाभियोग प्रस्ताव ला करके, यानी एक विशेष बहुमत के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखते हुए कार्यपालिका के कार्यों पर और व्यवस्थापिका के कानून पर अपनी पूरी तरीके से नियंत्रण का कार्य करती है। और समय समय पर न्यायपालिका कार्यपालिका को निर्देश देती रहती है कुछ विशेष कार्य करने के लिए, या व्यवस्थापिका को निर्देश देती रहती है कुछ जनहित में कानून निर्मित करने के लिए। तो आपने देख लिया कि इन तीनों शासन के अंग जो हैं इनमें सत्ता की साझेदारी कितनी जरूरत है, और
यहाँ पर ये एक सत्ता की साझेदारी का प्रमुख रूप शासन के तीनों अंगों में हमने देख ली, जो भारत के संदर्भ में हमने बात की। ठीक है, अब दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरा जो है वह संघ का इकाइयों में विभाजन, इकाइयों में विभाजन, ठीक है बच्चों। ये संघ क्या है, यानी पूरे एक भारत, ये पूरा भारत है, ठीक है ना, ये पूरा भारत क्या है, संघ है। और हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, और यहाँ पर अनेक राज्य हैं, 28 राज्य फिलहाल यहाँ पर भारत में मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था को अपना करके, ठीक है, संघ और उनकी इकाइयों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई। और ऐसा करने के लिए जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, जहां भी संघ और इकाई यानी शासन का जो स्तर है कई स्तरों में बटा होगा, इसे कह सकते हैं शासन के विभिन्न स्तर, शासन के विभिन्न स्तर, विभिन्न स्तर, यानी शासन का जो स्तर है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप में, ठीक है ना, बटा रहेगा, ठीक है। तो वह संघ है, ये पूरे एक संघ का निर्माण करता है, और यह संघ बना है अनेक इकाइयों से, और हर इकाइयों का भी एक अपना कार्यक्षेत्र होता है, और इन दोनों के कार्यक्षेत्र की जो बात है वह संविधान तय करता है। इसीलिए संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में एक लिखित संविधान का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं है तो केंद्र और राज्यों के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए लिखित संविधान का होना जरूरी है। अब ऐसी व्यवस्था में जो शक्ति है वह संघ को एक तरफ अलग शक्तियां प्रदान की गई है, वहीं दूसरी तरफ शक्तियों को विभाजित करते हुए राज्यों को, इकाइयों को भी, प्रांतों को भी शक्तियां दे दी गई है। और ये प्रांत अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यह केंद्र के अधीन नहीं है, अपने कार्य क्षेत्र में और अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। राज्य स्तर पर भी बात करें तो ये राज्य भी अपनी शक्तियों का विभाजन कर दिया, और ये विभाजन जो देखने को मिलती है स्थानीय एवं नगरीय शासन में। इसमें स्थानीय एवं नगरीय शासन में, स्थानीय मतलब पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार भारत में इस व्यवस्था को अपनाया गया, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में नगरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये शासन व्यवस्था इसलिए अपनाया गया ताकि शासन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो, ज्यादा से ज्यादा लोग शासन में साझेदारी करें। इसीलिए ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर यानी खंड स्तर, जिला स्तर, नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, यानी शक्तियों को यानी शासन के स्तरों को इस तरीके से फैला दिया ताकि उसमें सभी लोगों की सहभागिता देखने को मिली। इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि शासन के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का विभाजन कैसे देखने को मिलता है। यह एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ये सत्ता की साझेदारी के रूप में ये प्रमुख बातें हैं, ठीक है ना। भारत में देख ही रहे हैं, भारत सरकार एक तरफ चलती है तो दूसरी तरफ पैरेलल उसके यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र, यानी इन राज्यों की भी सरकारें चलती है, और ये दोनों स्तरों की सरकारों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं जो संविधान के द्वारा तय होता है, ठीक है। तो यहाँ
दूसरी बात कर ली, तीसरी बात कर लेते हैं। सामाजिक समूह जो है यहां पर बहुत सारे मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है ना। सामाजिक समूह की बात करें, तीसरा जो है सामाजिक समूह की बात करें तो ये सामाजिक समूह जो है मसलन धार्मिक और भाषाई आधार पर मौजूद है। धार्मिक और भाषाई आधार पर मौजूद है। ठीक है। अब इन सामाजिक समूहों को लगता है कि हमारी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसीलिए आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी स्तर के सामाजिक समूह बने हुए हैं उन सामाजिक समूह को उनकी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है। अब बात करें, अब इसी सामाजिक समूह के आधार पर ही बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किया जाता है। सामुदायिक सरकार का गठन किया जाता है जिसमें हर भाषाई समूह के लोग एक सामुदायिक सरकार को चुनते हैं जो उनकी भाषा और संस्कृति की महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रखता है। वैसे ही हमारे देश में भी धार्मिक, भाषाई, जातीय या अन्य प्रकार के समूह हैं और इन सारे समूहों को लगता है कि हमें सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और इसीलिए इनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमारे देश में कुछ इसके लिए विशेष कदम भी उठाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं अक्सर जब आम चुनाव का दौर आता है, जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की प्रतिनिधित्व के लिए उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती है, आरक्षित की गई है ताकि वे अपनी आरक्षित सीटों पर उसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ें और वे अपने संसद और या विधानमंडल में पहुंचकर अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। तो ये एससी और एसटी के संदर्भ में हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद है, हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद है। अब आजकल एक मांग चल रही है कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं संपूर्ण जनसंख्या की लगभग आधी है, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो बहुत मामूली सा है। इसीलिए ये मांग हमेशा उठती रहती है कि महिलाओं को भी 35% विधानमंडल और संसद में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन वर्ग का भी सत्ता में साझेदारी देखने को मिले। एक और बात है, अल्पसंख्यक वर्ग, जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चूंकि लोकतंत्र जो है उसमें जनता का शासन होता है जिसमें चुनाव के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानमंडल तक पहुंचते हैं, तो देखने को ये मिलता है कि जब वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, तब बहुसंख्यक समुदाय ही सदन तक पहुंच पाते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। तो एक और ये बात होनी चाहिए कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति को संविधान और कानून के द्वारा सदन, विधानमंडल और संसद में आरक्षण की व्यवस्था है, वैसे ही जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए भी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, एक कानून बना करके, ताकि इन लोगों को भी लगे कि हमारे हितों का संसद और विधानमंडल में प्रतिनिधित्व हो रहा है। इससे देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलेगी और हमारी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने मकसद, अपने उद्देश्य में सफल होगी। तो ये एक बात हो गई। चौथी बात देख लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बारे में देख लें। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देख रहे हैं मौजूदा समय में
कि इस व्यवस्था में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। इसके अलावा दबाव समूह भी कार्य करता है। दबाव समूह का मतलब है जो शासन पर एक प्रेशर का काम करे। और ये प्रेशर कैसे बनता है? शासन पर हड़ताल कर दिया कुछ दिनों के लिए, बाजार को बंद करा दिया कुछ दिनों के लिए, धरना कर दिया, जुलूस निकाल लिया, आमरण अनशन पर बैठ लिया, ठीक है, या कोई सम्मेलन कर लिया। ये क्या है? एक दबाव समूह का कार्य करता है। यानी भारत में सामाजिक समूह अलग अलग रूप में मौजूद हैं, तो ये अपना एक दबाव समूह इन्होंने बनाया और अपनी इन माध्यमों से, हड़ताल, बंद, इन माध्यमों से ये शासन पर दबाव बनाने का काम करते हैं। इससे फायदा ये मिलता है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वे आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करती हैं और लोगों के जो मांग होती है उसको पूरा कराने के लिए वे अपनी वादा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंदोलनों, धरना, प्रदर्शनों, बंद, हड़ताल आदि माध्यमों से दबाव समूह बना करके शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। और यही वजह है कि राजनीतिक जब भी शासन की जो अवधि है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वह समय समय पर बदलती रहती है। शासन की अवधि जो है सीमित है और अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां शासन में मौजूद होती हैं। कभी ये विचारधारा की आ गई, वामपंथी विचारधारा की पार्टी आ गई, कभी दक्षिणपंथी विचारधारा की आ गई, कभी कोई विचारधारा की पार्टी आ गई सरकार में। तो इस तरीके से सरकार निर्मित होती है और उस पर एक दबाव समूह कार्य करता है। जब अनेक दलीय, बहुदलीय शासन प्रणाली प्रचलित होती है, अनेक दल होते हैं और किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में कई पार्टी मिल करके एक सरकार का निर्माण करती है और उस सरकार को कहते हैं गठबंधन की सरकार। यानी कई पार्टी मिल करके गठबंधन की सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इस गठबंधन की सरकार में भी शासन यानी कार्यपालिका का जो प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है वे उनके ऊपर दबाव रहता है कि जो जिनकी सहायता से हम सरकार में बने हुए हैं उनका भी दबाव उनके ऊपर मौजूद रहता है। उनके हितों की भी संरक्षण करनी जरूरी होती है, ठीक है बच्चों। तो हमने देख लिया ये शासन की साझेदारी के रूप में 4 बातें हमने देख ली। पहला था शासन के तीनों अंगों में जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संदर्भ में बात किया। फिर देखा शासन के विभिन्न स्तरों यानी संघ और इकाइयों में विभाजन करके, यानी प्रांत, राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार को अलग अलग करके देखा। फिर देखा सामाजिक समूहों के रूप में यानी महिलाओं के, SC ST अल्पसंख्यक समूहों के हितों की बात करके। फिर हमने देखा गठबंधन सरकार बना करके दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करा के शासन के साझेदारी के विविध रूपों को हमने यहाँ पे अध्ययन किया, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। इस पर 4 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया और ये लास्ट वीडियो था। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे आप बच्चे संपर्क कर सकते हैं, निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर समय तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा, ठीक है। तो जरूर हमसे संपर्क करें अगर कहीं दिक्कत होती है तो। फिर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा उत्साह मिलेगा और लोगों तक आसानी से पहुंचती भी रहेगी, ठीक है। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। बच्चों, जय हिंद, शुक्रिया।